आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 10वीं क्लास का प्रिज्म टॉपिक है। प्रिज्म टॉपिक के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म का मतलब होता है क्या? यह जो प्रिज्म है ना, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरे पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। देखिए, किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर देखते हैं, ये जो देख रहे हैं आप ना, इसमें क्या है जी? कोण है। ये देख रहे हैं, कोण है, किसी कोण पर झुका हुआ है नहीं। और इसमें क्या बताएं तो पारदर्शक माध्यम है ना। इसमें आप गौर से देखिए, तो इसमें जो है ना आपको एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है और एक पृष्ठ अंदर से है। तीन पृष्ठ है नहीं, तो ये तीन पृष्ठ है। नीचे वाला जो पृष्ठ है नहीं, जिस तरह से आप नहीं क्या कहते हैं, अगर यहाँ पे हम रख दें ऐसे तो कह सकते हैं क्या, एक पृष्ठ ऐसे है, जैसे यह जो पृष्ठ आप देख रहे हैं ऐसे, इस तरह का है पृष्ठ, ऐसे है रखा हुआ नहीं, कोर पे है। तो तीन पृष्ठ है इसमें, एक छुपा हुआ पृष्ठ है, एक पृष्ठ ये है और एक ये है और एक अंदर से है, जिस जो आधार है इसका, प्रिज्म का आधार है। यह जो पृष्ठ है, इस होकर यदि हम लोग ऐसे किरण देंगे ना, तो ये आपतित करेंगे तो ये इस होकर क्या होता है, निर्गत हो जाता है। ये इस होकर किरण आप आपतित कीजिए, इस होकर निर्गत हो जाती है। इसीलिए इसे बोलते हैं क्या, अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। बोलते हैं इसे क्या, अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इस होके किरण ऐसे हम लोग देते हैं, इससे उसके होकर किरण क्या होती है, निकल जाती है। ऐसे किरण देते हैं, इस होकर निकल जाती है। तो यह हुआ अपवर्तक पृष्ठ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपवर्तक पृष्ठ। और ये जो अंदर का है इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं इसे, आधार। और यह जो है ना, इसको बोलते हैं प्रिज्म का कोण। ये क्या है, प्रिज्म का कोण है। और ये जो देख रहे हैं आप ना, ये पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ है नहीं, अपवर्तक कोण है, इसको बोलते हैं अपवर्तक कोण। ठीक है, तो ये अपवर्तक कोण हो गया। ठीक है, अपवर्तक कोण हो गया। ये प्रिज्म का कोण हुआ, या प्रिज्म का कोण कहते हैं इसे। और ये जो आपको देख रहे हैं ना, इसमें पृष्ठ कितने हुआ बताए, तो ये और एक अंदर, तीन पृष्ठ हुआ। तो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ, एक पृष्ठ, दो पृष्ठ हम लोग बोलते हैं के बीच घिरे पारदर्शक माध्यम को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। समझ गए ना। तो यह जो प्रिज्म है ना, इस प्रिज्म में क्या खासियत होता है आप जानते होंगे। प्रिज्म जो है ना, इसका प्रयोग क्या कहते हैं आपको, प्रिज्म का प्रयोग जो है ना आपको, सबसे पहले प्रिज्म में देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग प्रिज्म में अगर प्रिज्म आरेख करें तो किस प्रकार से किरण होकर जाती है। तो देखिए, ऐसे किरण को आप आपतित कीजिएगा, तो यह किरण क्या होती है, इंसिडेंट रे हुआ। यही क्या होता है, ऐसे रिफ्लेक्टेड हो जाती है, फिर इसके बाद क्या होता है, इमर्जेंट रे में बदल जाती है। इसमें जो रिफ्रैक्शन होता है आपको ना, देखिए इंसिडेंट रे, ये हुआ आपको रिफ्लेक्टेड रे और इमर्जेंट रे। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो हम लोग लेते हैं यह विलंब होता है, नॉर्मल होता है। इस पृष्ठ पर जो है ना विलंब क्या होता है, ये होता है। इसी का ये जो प्रिज्म आप देख रहे हैं, इसी को हम क्या किए जी, समझने के लिए ऐसा किए हैं। यह जो किरण आप देख रहे हैं जाते हुए, ये किरण निकलते हुए, इसी किरण को, ये किरण को हम यहाँ पे दिखाया है, निकलते हुए उसमें दिखा दिया है। और ये बीच वाली घटना आपको दिखा रहे हैं, समझे आप। प्रिज्म कोण ये हुआ इसमें, ठीक है। और ये हुआ विलंब, और ये भी क्या है, अविलंब है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये आपतित किरण हो गया, और ये क्या एंगल हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, आपतन कोण हो गया। और ये क्या हुआ, अपवर्तन कोण। और ये क्या, ये भी अपवर्तनीय कोण है, लेकिन ये इसके लिए क्या हुआ बताए तो, इसके लिए जो है ना आपको, इसके लिए क्या हुआ, आपतित, इसके लिए ये आपतित किरण ही हो जाती है फिर नहीं। यहाँ पे देखिए, ये आपतित किरण है, अपवर्तित किरण, लेकिन इसके लिए इमर्जेंट रे के लिए फिर ये आपतित किरण ही हो जाती है। इस तरह से ये हुआ आपको, इसको R1 बोलते हैं, इसको R2 बोलते हैं, R1 R2 से डिनोट करते हैं। अब देखिए, अगर इसी रे को हम लोग आगे की ओर ऐसे बढ़ा दें, डॉट से बढ़ा दें ऐसे, तो फिर हम लोगों को जानते हैं आगे, ये अगर पीछे ऐसे बढ़ाए तो ये जो कोण हम लोगों को मिलता है ना, यहाँ पे जो डॉट से ये कोण मिलता है, इसी का नाम क्या बताए तो, इस कोण को हम लोग बोलते हैं विचलन कोण। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। ये हुआ आपतित किरण, ये हुआ निर्गत किरण, इसके बीच के कोण को बोलते हैं विचलन कोण। समझे। तो विचलन कोण का मतलब क्या हुआ जी, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण हुआ, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन नहीं, विचलन कोण बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो प्रिज्म का आरेख हो गया, प्रिज्म आरेख वो भी आया है, इसे तैयार कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन में पूछता ही है निश्चित तौर पर। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं, ये आपतित किरण हो गया, यह अपवर्तित किरण है, और ये क्या है जी, निर्गत किरण है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण। आपतित किरण को आगे बढ़ाते हैं तो ये और निर्गत किरण से मिलाते हैं तो बनता है क्या, क्या कहते हैं, विचलन कोण बनता है। समझ गए। इस तरह से ये आपका प्रिज्म हो गया। इसी प्रिज्म में हम लोग जानते हैं, इसी प्रिज्म से जब नहीं श्वेत प्रकाश बाहर निकलती है
तो ये किस प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश बाहर निकलती है, ये श्वेत प्रकाश बाहर निकलती है तो ये 7 रंग में ऐसे टूट जाता है। इसका नाम यही वर्णपट हुआ, ये प्राप्त हुआ वर्णपट हुआ। और ये क्या होता है, बैगनी से लेके लाल तक होता है। बैजानीह पीनाला होता है, पीनाला होता है। बैगनी, जामुनी, नीला, पीला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये बैजानीह पीनाला हो गया। इसमें आप गौर से देखिए तो देखिए, तो ये जो है आपको यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे नीचे है ये बैगनी है, सबसे ऊपर लाल है। तो यहाँ पे सबसे अधिक विचलन किसका हो रहा है, बैगनी का, सबसे कम हो रहा है लाल का। इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या, ये जो प्रिज्म हुआ, ठीक है। और प्रिज्म में जो है आपको श्वेत प्रकाश जब जाती है तो ये घटना, श्वेत प्रकाश की अंदर जाती है तब ये घटना होती है प्रिज्म में, आप ये जानते हैं प्रिज्म में ये घटना होती है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य क्या होता है, बैगनी का होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है उसका विचलन कम होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका विचलन अधिक होता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं। और विचलन कोण के बीच में और प्रिज्म के बीच में भी संबंध है। विचलन कोण और प्रिज्म के बीच में क्या है, संबंध है। विचलन कोण और प्रिज्म के बीच में भी आपस में क्या है, संबंध है। विचलन कोण यदि अपवर्तन कोण, प्रिज्म का जो अपवर्तन कोण है उसके बीच में और विचलन के बीच में भी संबंध है। प्रिज्म का अपवर्तन कोण क्या होता है, यदि अधिक होता है तो विचलन कोण क्या होता है, वो भी अधिक हो जाता है। दोनों के बीच में संबंध है ये। अब जो आपका नया टॉपिक है वो है लेंस। लेंस के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। लेंस, तो लेंस किसे कहते हैं बताइए। तो लेंस का मतलब क्या होता है, तो क्या कहते हैं, लेंस में और दर्पण में देखिए क्या अंतर है। लेंस जो है आपको ना, लेंस क्या होता है, ये इसका जो है ना एक भी सतह स्थित नहीं होता है। लेंस का मतलब क्या हुआ, हम लोग पहले से जानते हो लेंस, जैसे ये सब क्या है, लेंस ही है। तो बताइए, तो ये पारदर्शक टुकड़ा ही है जिसके दोनों सतह क्या है जी, बताइए तो। कोई भी सतह जो है दोनों सतह की ज्यामितीय आकृति होती है नहीं, तो कहते हैं क्या जी, लेंस का मतलब क्या होता है, वह पारदर्शक सतह जिसके दोनों सतहों का क्या है, निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, उसे हम लोग लेंस कहते हैं। और लेंस जो है आपको ना, लेंस जो है ये क्या कहते हैं, इसके पृष्ठ जो आप देख रहे हैं, ये जैसे दोनों कोई पृष्ठ उठा हुआ है इसको बोलते हैं क्या, उभय उत्तल। और दोनों पृष्ठ धंसा हुआ है तो बोलते हैं उभय उत्तल। इसका माने क्या, यदि एक पृष्ठ समतल हो दूसरा पृष्ठ उठा हो, ऐसे भी हो सकता है। एक पृष्ठ समतल है दूसरा पृष्ठ क्या धंसा हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है नहीं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, आपको यही पृष्ठ जो है ना उठा हुआ और ये पृष्ठ क्या है, समतल है। इस तरह से बहुत प्रकार से हम लोग लेंस को जो है ना पृष्ठ के आधार पर बंटवारा कर सकते हैं नहीं। इसका नाम होता है अपना समतला उत्तल हो गया, समतला अवतल हो गया, उभय क्या कहते हैं, उत्तला समतल हो गया। इस तरह से सब का नाम हम लोग देते रहते हैं क्या। तो लेंस जो होता है आपको ना, लेंस जो होता है मुख्यतः वैसे हम लोग कहें तो कह सकते हैं क्या, लेंस जो है ना दो होता है। एक क्या होता है बताए, एक होता है उत्तल लेंस, हम लोग इसे ही उत्तल लेंस पढ़ लेते हैं। ये कहते हैं ये उत्तल लेंस है और इसे कह देते हैं यह उत्तल लेंस है, जबकि है वह उत्तल और वह उत्तल। अब देखिए इसमें क्या है जी, इस लेंस के लिए आप गौर से देखिए तो इसके लिए क्या बताएं, तो इसका पृष्ठ इस साइड से होता है और इसका पृष्ठ क्या है, इस साइड से। इसमें देखिए इसका अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग वक्ता केंद्र लेंगे ऐसे, इसका भी वक्ता क्या कहते हैं आपको, वक्ता केंद्र जो आप लेते हैं तो ऐसे मिला दीजिए। अब यह जब ये मिला दिए तो मुख्य अक्ष हो गया। तो देखिए इसके लिए क्या हुआ, यह हो गया आर और इसके लिए आर कौन होता है, ये ना। इस तरह से क्या हुआ जी, R1 R2 जो है इसका दोनों का क्या हुआ, भिन्न भिन्न हो गया। R1 R2 क्या होता है, दोनों का भिन्न भिन्न होता है नहीं। लेंस के लिए R1 R2 क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है ना। जैसे मान लीजिए ये हुआ R1, इसी R1 है और ये R2 है, तो ये उत्तल के लिए हुआ। उसी प्रकार से देखिए इसमें भी क्या होता है, अगर आप ऐसे लेते हैं, मान लीजिए ऐसे लेते हैं तो ये इसका क्या हो गया, R1 हो गया और ये इसका क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो ये हम लोग R1 और R2 इसका ले लेते हैं। इसका ये C1 हो गया और ये क्या हुआ, C2 हो गया। वक्ता केंद्र जो हम लोग कहते हैं डिवीजन, वक्ता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ क्या कहते हैं आपको, ठीक है। तो यही सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया नहीं, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इस तरह से हम लोग लेंस में क्या कहते हैं आपको लेते हैं। देखिए उत्तल लेंस का माने क्या होता है, जिसका दोनों पृष्ठ क्या होता है जी बताए, तो उठा हुआ होता है, इसे उत्तल लेंस कहते हैं। जिसका दोनों पृष्ठ क्या होता है, धंसा होता है। नहीं तो कह सकते हैं क्या, उत्तल लेंस में क्या होता है, हम लोग कह सकते हैं जिसका किनारे का पश्चात मध्य भाग क्या होता है, मोटा होता है, उसे हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस। और किनारे का अपेक्षा मध्य भाग यदि पतला हो तो उसे कहते हैं अवतल लेंस। ये लेंस की डिफिनीशन है, हम लोग लेंस की डिफिनीशन उत्तल लेंस अवतल लेंस की बोलते हैं। क्या, किनारे का अपेक्षा मध्य भाग मोटा है, इसमें किनारे का अपेक्षा मध्य भाग क्या है, पतला है, इसलिए हम लोग कहते हैं। तो इस तरह से देख लिया आप लेंस में।
अब देखिए लेंस में भी क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम ये उत्तल लेंस बनाए थे, उत्तल लेंस में देखिए जैसे ये यहाँ से यहाँ जो आप मिलाते हैं तो ये मुख्य अक्ष हो गया, इसको प्राइमरी एक्सिस बोलते हैं इसे। और ये इसका क्या बताए तो वक्ता केंद्र C1 है, इसका C2 है, नहीं R1 R2 है, इस तरह से। तो इस लेंस में जो है ना आप देख रहे हैं गौर से, वक्ता केंद्र इसका 2 हो रहा है, और क्या कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसका 2 होता है। R मतलब रेडियस जो है ना R1 R2 भी 2 होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसका 2 होता है। तो लेंस में एक खासियत है जो इसके क्या होता है, वक्ता केंद्र और वक्ता त्रिज्या क्या होते हैं, 2 होते हैं। और इसमें और एक बात और जानने वाली बात है, इसमें जो क्या कहते हैं, इसमें अगर लेंस के मध्य बिंदु से ऐसे यदि कोई किरण जाती है, वो बिना विचलन के निकल जाती है, तो वह जो उस केंद्र को हम लोग बोलते हैं प्रकाश केंद्र, यानी वह केंद्र जिससे होके क्या कहते हैं कोई भी किरण बिना विचलन का निकल जाए, बिना विचलित हुए निकल जाती है, तो उसे बोलते हैं हम लोग प्रकाश केंद्र। या लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाश केंद्र, जैसे दर्पण में आप पढ़े थे, दर्पण में हम लोग पढ़े थे ना ध्रुव, तो बोलते थे दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, वैसे ही लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाश केंद्र कहते हैं, वो भी कह सकते हैं। और नहीं तो कह सकते हैं जिससे होके क्या होती है बिना विचलन कर बिना विचलित किरण जो है ना वो बाहर निकलते हैं, बिना विचलन का किरण बाहर निकलती है, उसी केंद्र को प्रकाश केंद्र कहते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ जी, प्रकाश केंद्र होता है। और जानते हैं इस लेंस में एक और खासियत होता है क्या, जैसे उत्तल लेंस और अवतल लेंस है, तो उत्तल लेंस में आप गौर से देखिए, उत्तल लेंस अगर मान लीजिए तो इसमें क्या होता है, जैसे उत्तल लेंस है, अब इसमें प्रकाश किरण को आप लाइए, जैसे यहाँ पे एक प्रकाश किरण आएगी, ऐसे ऐसे लाइए आप, तो इसमें प्रकाश किरण जो आती है ना, तो क्या होती है एक बिंदु पे आ जाती है, अवसरित हो जाती है इसमें। लेकिन अवतल लेंस में क्या होता है, प्रकाश किरण जो है ना वो अवसरित नहीं होती है। इसमें क्या होता है देखिए, यहाँ पे आप प्रकाश किरण लाइएगा तो ये क्या होती है जी, आपको ये किरण यहाँ पे जाएगी मध्य में ऐसे, इसके बाद हम लोग ऐसे कर देंगे इसे, इसमें भी यही करेंगे, ऐसे ले जाएंगे ऐसे। अब देखिए ये किरण जो है ना फैल रही है, देखते हैं इसको पीछे की तरफ ऐसे लाना पड़ता है और ये यहाँ पे मिलती है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं क्या, तो उत्तल लेंस में जो है ना एक बिंदु पे आके मिलती है, लेकिन अवतल लेंस में क्या होता है बताया, एक बिंदु से फैल जाती है। अब गौर से देखिए, यदि हम इस लेंस को प्रिज्म बनाए तो हम लोग कह सकते हैं, जैसे देखिए ये लेंस है मान लीजिए, इसमें गौर से आप देखिए तो प्रिज्म है, बीच में काट दीजिए, यह एक प्रिज्म हो गया, ये भी क्या है प्रिज्म है। हम लोग कह सकते हैं उत्तल लेंस माने क्या हुआ, प्रिज्म का आधा भाग हुआ, ऊपर आधा है और नीचे भी आधा है। वैसे ही अवतल लेंस में आप लीजिए तो इसमें भी प्रिज्म है, गौर से आप देखिए तो पता चलता है, यहाँ देखिए प्रिज्म है ना, तो ये एक प्रिज्म ये हुआ, एक प्रिज्म ये है, एक प्रिज्म ये है। और जान लीजिए एक चीज याद रखिए, जो प्रिज्म का नियम होता है क्या, जब कोई भी किरण आप इस होके जाने दीजिएगा ना तो वो आधार की ओर मुड़ जाती है, तो याद रखिए प्रिज्म में ऐसी बात होती है नहीं। जो इसमें क्या होता है, जब किरण इस होके जाती है ना तो आधार की ओर मुड़ जाती है, आधार की ओर मुड़ जाएगी। जैसे देखिए ऐसे होके जाएगी किरण, इस होके जाएगी तो आधार तो ये है, तो आधार की तरफ इसे मोड़ दीजिए ऐसे, नहीं और फिर मुख अक्ष है, फिर ऐसे ही देखिए ये आधार की ओर ऐसे आप मोड़ दीजिए। इस तरह से क्या हुआ देख रहे हैं। इसमें देखिए इसमें भी बनाना बहुत आसान है, इसको इसके भी आधार ये है और ये आधार है, हम लोग ऐसे जान देंगे किरण को, इसके आधार की तरफ ऐसे मोड़ देंगे, फिर इसमें भी जाने देंगे किरण को, फिर आधार की तरफ ऐसे मोड़ के पीछे की तरफ ऐसे लाएंगे और जहां पे मिलेगा उसी को मुख्य अक्ष को ऐसे जाने देंगे। इस तरह से हम लोग देख लिए क्या, और बहुत सारे किरण आप बना सकते हैं, किरण आरेख खींच सकते, जितने मन होता है उतना खींच दीजिए आप, लेकिन सब में याद रखिएगा बीच में जाते ही इधर कर देना, फैला देना, इधर भी कर देना, फिर पीछे आपको मिला के इसी पे लाना। तो अवतल लेंस में हम लोग देख रहे हैं क्या, जो ये क्या होती है बताए तो अवतल लेंस में क्या होता है, नहीं अवतल लेंस में अपसरित होती है, और जबकि उत्तल लेंस में अभिसरित है। अभिसरित मतलब एक बिंदु पे आके मिलती है, और इसमें क्या होता है बताए तो एक बिंदु से इसमें क्या होती है दूर जाती है, प्रतीत होती है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं क्या, ये लेंस का क्या है जी गुण है, लेंस का एक गुण है जो याद रखिएगा। उत्तल लेंस में अवतल लेंस में नहीं कहा जाता है, उत्तल लेंस को हम सारे लेंस क्यों कहते हैं, इसका जवाब यही दीजिएगा क्योंकि ये क्या करता है प्रकाश किरण की जगह पे अपसरित करते हैं, इसलिए सारे लेंस करते हैं इसे, ठीक है। इसके बाद देखिए आप जो है ना, आपको इसके आगे आपको जानना है लेंस के बारे में क्या, इसके आगे हम लोग को जानना है लेंस के बारे में, जो क्या कहते हैं प्रतिबिंब के बारे में। तो एक चीज जान लीजिए आप, प्रतिबिंब जो है ना, प्रतिबिंब वही बात है, वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब हुआ जो वह प्रतिबिंब जो क्या होता है वास्तविक कटान से बनता है, तो वास्तविक कटान से जो बनता है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए मान लीजिए एक बात के लिए हम लोग प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, इसमें क्या करना होगा, वास्तविक कटान करना होगा आपको। यदि वास्तविक कटान से बने तो इसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, यदि काल्पनिक कटान से बनता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग जाने देते हैं, फिर इसे जाने देते हैं नहीं प्रकाश केंद्र, और जहां पे मिल जाती है
वास्तविक तौर पे जहाँ पे मिल जाती है तो उसी को बोलते हैं वास्तविक अक्षांश है ना। और क्या कहते हैं काल्पनिक, मतलब काल्पनिक ज्यादातर लेकिन होता है अपवर्त, क्या कहते हैं अवतल लेंस में होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। और क्या कहते हैं उत्तल लेंस में दर्पण का जस्ट उल्टा याद कर दिए कीजिएगा। जो उत्तल दर्पण में क्या होता है काल्पनिक बनता है, इसमें उत्तल लेंस में जो है ना वास्तविक और काल्पनिक बनता है, लेकिन अवतल लेंस में केवल काल्पनिक ही बनता है। ठीक है, इसके बाद है ना आपको जानना है जो किरण आरेख का नियम। तो किरण आरेख का वही नियम है जो आप दर्पण में आप रखते थे। पहला क्या नियम था बताए तो, जो पहला नियम था मुख्य अक्ष के समांतर किरण किस होकर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण किस होकर जाती है बताए तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण जो है ना, पहला जो नियम है किरण आरेख का पहला नियम आप क्या पढ़े हैं उत्तर लेंस में, आप क्या पढ़े दर्पण में पढ़े वही पढ़ना है आपको। तो हम लोग पढ़े थे क्या, जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण, मुख्य अक्ष ये हुआ वो दर्पण से क्या होता है जी परावर्तन के बाद क्या होता है मुख्य फोकस से होकर, ऐसे आप कल्पना कर लीजिएगा जो ये क्या है वक्ता किरण है और इसके बीच बिंदु फोकस से मुख्य फोकस से होकर जाती है। पहला नियम है किरण आरेख का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है बताइए तो दूसरा नियम हम जस्ट उल्टा कर देंगे इसी का। नहीं, दूसरा नियम क्या होता है, जो क्या कहते हैं आप फोकस से होकर जाने वाली किरण क्या होती है फोकस से होकर। दूसरा या तीसरा नियम जो कि ये किताब में इस तरह से दिया हो, नहीं तो दूसरा नियम आप हम दूसरा ही से करें। अगर फोकस जैसे मान लीजिए जो किरण फोकस से होकर जाती है ना वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जो किरण किससे होकर जाती है बताइए तो फोकस से होकर जाती है तो किसके समांतर हो जाएगी बताइए तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फोकस से होकर जाने वाली किरण क्या होती है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करें फोकस से होकर इसको जाने दें, जैसे मान लीजिए फोकस है इसी से होकर अगर जाती है किरण ना तो बाहर में जब ये ऐसे मान लीजिए फोकस है, हम कल्पना करते हैं यहाँ पे सी है और एफ है, मान लीजिए ये फोकस है तो ये से अगर जाती है किरण ना तो ये समांतर क्या होती है बाहर निकलती है समांतर होती है। दूसरा नियम ये। और तीसरा नियम है क्या, जो प्रकाश केंद्र से होकर जाने वाली किरण क्या होती है बिना विचलन के स्थान से ऊपर निकल जाती है। तो यही 3 नियम क्या कहते हैं, लेकिन दर्पण में आप 4 नियम पढ़े थे, इसमें 3 ही नियम है। पहला क्या मुख्य अक्ष के समांतर किरण क्या कहते हैं फोकस से होकर जाती है। दूसरी बात जो फोकस से होकर जाती है और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और प्रकाश केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विचलन के सीधे बाहर निकल जाती है। यही किरण आरेख का नियम है। और प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे अच्छा नियम है उत्तल लेंस में। नहीं, जो याद रखिएगा जो अनंत पे होता है तो कहाँ बनता है बताए तो अनंत पर हो तो फोकस पे बनता है, और यदि फोकस पे हो तो कहाँ बनता है प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। यदि वक्ता केंद्र पर रहे तो वक्ता केंद्र पर बनता है, लेकिन इसमें वक्ता केंद्र नहीं, इसमें कहना है 2f, इसमें 2f कहना होता है। वक्ता केंद्र आप नहीं कहिए, इसमें हम लोग कहते हैं 2f कहते हैं, इसमें वक्ता केंद्र दोनों होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं यहाँ हमारी जो C1 है और इसको C1 है तो 2C1 ना कहते हम लोग 2f कह देते हैं, यानी ये कह देते हैं ये f है तो ये कहते हैं 2f। यहाँ पे C1 को ना करके हम लोग क्या कहते हैं f कहते हैं। तो C1 पर यदि 2f पे रहे तो इधर भी क्या होता है 2f पे ही बनता है नहीं। और बाद बाकी हम लोग जानते हैं वक्ता प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में, प्रकाश केंद्र और फोकस यदि यहाँ पे रहे मान लीजिए प्रतिबिंब यहाँ पे रहे तो हम लोग जानते हैं क्या होगा इसी साइड बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा काल्पनिक बनेगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण में जो आप पढ़े हैं ना वही, जैसे अवतल दर्पण में हम लोग क्या पढ़े थे, जो ध्रुव और फोकस के बीच में जो प्रतिबिंब होती है वह कहाँ बनती है बताए तो काल्पनिक बनती है। इसमें भी वही बात है, प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में उपस्थित प्रतिबिंब क्या होती है काल्पनिक होती है, नहीं वस्तु की ओर होती है। नहीं, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। फोकस में क्या कहते हैं दर्पण और लेंस जो है ना आपको लगभग अगर आपको याद हो तो याद हो सकता है। जैसे हम लोग क्या कहेंगे बताइए तो यदि अनंत पर है तो कहाँ बनता है प्रतिबिंब फोकस पर, और यदि फोकस पर है तो कहाँ बनता है अनंत पर, और यदि 2f पर है तो 2f पे बनता है। और क्या कहते हैं प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में रहे तो क्या होता है अवतल यानी उत्तल लेंस में प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में रहे तो हम लोग क्या होता है लेंस वस्तु की ओर ही बनता है और काल्पनिक बनता है, बड़ा बनता है वस्तु से। अच्छा, उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब की स्थिति होता है विभिन्न प्रकार की होती है, लेकिन अवतल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं और उसके क्या कहते हैं जो स्थिति होती है आकृति वो क्या कहते हैं लगभग नहीं सेम होता है, थोड़ा छोटा बड़ा होता है, लेकिन वस्तु से जो है ना बहुत बड़ा नहीं हो सकता है और बहुत से हर समय छोटा ही होता है, बड़ा होने की बात ही नहीं है इसमें। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं लेंस में जो है ना आपको ऐसी बात है। अवतल लेंस का जो प्रयोग होता है ना, अवतल लेंस का हम लोग प्रयोग कहाँ पे करते हैं तो देखिए, तो अवतल लेंस का जो हम लोग मुख्यतः प्रयोग करते हैं नहीं इसका जो प्रयोग होता है अभी आप पढ़े हैं अवतल लेंस और क्या कहते हैं उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग प्रकाश को एक जगह पे अवसरित करने में करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं जी प्रकाश को फैलाने में करते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है ना हम लोग देखते हैं। उसके बाद एक और लेंस होता है बेलनाकार लेंस भी होता है, नहीं बेलनाकार लेंस जो है इसका भी प्रयोग किया जाता है। तो बेलनाकार लेंस आपके इस 10th क्लास में जो है ना चर्चा नहीं करना है,
इसलिए हम इसमें नहीं चर्चा किए, छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो 10th क्लास में अब तक लेंस ये क्या कहते हैं आपको नहीं है। और इसमें जो है आप याद रखिएगा, नहीं जो क्या कहते हैं आपको, और क्या कहते हैं इसका जो लेंस सूत्र होता है वो क्या होता है पता है? दर्पण में आप क्या क्या था आप बताइए तो, 1/u माइनस 1/v बराबर क्या होता है? 1/f होता है, यही सूत्र होता है। उसमें प्लस होता है तो इसमें माइनस होता है। हम लोग आवर्धन का मतलब जानते हैं, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई जो होता है उसी का आवर्धन करते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को ही आवर्धन करते हैं। तो वही परिभाषा इसमें भी होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का आवर्धन करते हैं। लेकिन आवर्धन के लिए इसमें जो होता है m बराबर उसमें होता है, दर्पण के लिए जो होता है माइनस v/u होता है, लेकिन इसमें क्या होता है v/u होता है, प्लस v/u होता है। नहीं, आवर्धन के लिए सूत्र होता है, हम लोग जानते हैं क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ये h2 हुआ प्रतिबिंब की ऊंचाई, h1 हुआ वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन जो है आपको ना, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं आवर्धन जो है आपको, यदि आवर्धन का ऋणात्मक चिन्ह है तो इसका मतलब समझ लीजिए जो उल्टा बना हुआ प्रतिबिंब है, नहीं यानी अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब है। यदि आवर्धन का चिन्ह पॉजिटिव है तो समझ लीजिए काल्पनिक प्रतिबिंब है। नहीं, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता मतलब क्या होता है? फोकस के उल्टा यानी फोकस के रिवर्स को बोलते हैं लेंस की क्षमता। P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। यानी ये है ना, इसके व्युत्क्रम को बोलते हैं, फोकस के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता बोलते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो डायोप्टर बोलते हैं हम लोग। नहीं, लेकिन प्रचलित मात्रक जो है इसे डायरेक्टर, लेकिन ऐसा मात्रक हम लोग कहते हैं क्या, इसका पर मीटर ही बोलते हैं। तो लेंस की क्षमता, और लेंस को यदि हम लोग जोड़ते जाए तो बहुत सारा लेंस बनता है। जैसे देखिए, जैसे ये लेंस मान लीजिए एक है, इसमें जोड़ दीजिए, फिर जोड़ दीजिए, कितना भी जोड़ते जाएगा ना तो लेंस क्या होता है जी, आपको जोड़ते जाएंगे लेंस जो है ना आपको एक ही लेंस हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं जी, लेंस जो है आपको ना, लेंस की जो क्या कहते हैं, लेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ जोड़ सकते हैं। और इसके जो क्या कहते हैं आपको, जोड़ने पर जो इसके पावर P, लेंस की क्षमता जो होता है वो, नहीं जैसे आप P है मान लीजिए तो P बराबर क्या लिखते हैं, P1 + P2 + ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो अब आज क्लास समाप्त हो गया।